हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्रूज। दोस्तों, आधुनिक भारत सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बक्सर का युद्ध। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम युद्ध के विषय में सामान्य जानकारी को हासिल करेंगे। इसके बाद युद्ध के कारण और परिणाम को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, इसके साथ ही वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डेली करंट अफेयर्स और वीडियो पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्लासी के युद्ध वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर कासिम, और यह भी मीर जाफ़र की तरह अंग्रेज़ों की मांग को पूरा कर पाने में कालांतर में असमर्थ हो जाता है। लेकिन फिर भी यह बंगाल की आर्थिक स्थिति, जो कि उस समय दयनीय हो चुकी होती है, उसे सुधारने के लिए कुछ कार्ययोजना निर्मित करता है। इस कार्ययोजना के तहत वह सबसे पहले अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है। मुर्शिदाबाद से वह राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। मीर कासिम राजधानी को स्थानांतरित इसलिए करता है क्योंकि वह कलकत्ता से दूरी बनाना चाहता था। इसलिए क्योंकि जब वह सुधारात्मक कार्य करेगा, तो यदि वह बंगाल के नज़दीक होगा, तो अंग्रेज़ों को उसकी इस सुधारात्मक नीति की भनक लग जाएगी और अंग्रेज़ उसका विरोध करने लगेंगे। ऐसे में यदि वह कलकत्ता से दूर मुंगेर में होगा, तो अंग्रेज़ों के पास इसकी सूचना भी नहीं मिलेगी और बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी वह सुधार लेगा। इसके साथ ही मीर कासिम नौकरशाही में सुधार करने की कोशिश करता है और सेना का पुनर्निर्माण शुरू कर देता है। इसके लिए मुंगेर में बंदूक कारखाना स्थापित कराता है और बंगाल के सैनिकों का प्रशिक्षण यूरोपीय पद्धति से करने की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही मीर कासिम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जमींदारों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है, और वह बिहार के एक जमींदार नारायण की हत्या इसलिए करा देता है क्योंकि यह जमींदार नवाब के बार बार कहने पर भी राजस्व समय पर नहीं चुकाता था। इस कारण से इसकी हत्या होती है, और ऐसे में जमींदारों में यह कड़ा संदेश जाता है कि उन्हें राजस्व किसी भी कीमत पर समय पर चुकाना होगा, और इससे बंगाल के आय में वृद्धि हो सकती थी। इसके साथ ही मीर कासिम दस्तक का दुरुपयोग जानता था, लेकिन वह खुले तौर पर अंग्रेज़ों का विरोध नहीं कर सकता था। दोस्तों, अंग्रेज़ दस्तक का उपयोग केवल इसलिए करते थे क्योंकि व्यापार के समय उन्हें चुंगी यानी कि जो व्यापार के लिए टैक्स देना होता था, वह ना देना पड़े, यानी कि दस्तक का उपयोग वह टैक्स से मुक्ति पाने के लिए करते थे। मीर कासिम क्या करता है, वह चुंगी कर को ही समाप्त कर देता है, यानी कि अब कोई भी व्यापारी मुक्त व्यापार कर सकता था। अब सामान्य व्यापारी और अंग्रेज दोनों एक समान कंडीशन में हो गए थे जब चुंगी कर समाप्त कर दिया गया। मीर कासिम ने चुंगी कर 1762 में समाप्त किया था। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज और कासिम के बीच मनमुटाव होता है और इनके बीच छोटे छोटे झड़प होने शुरू हो जाते हैं। पहली झड़प पटना में होती है, इसके बाद मुर्शिदाबाद और गिरिया नामक स्थान पर इनमें झड़प होती है, और सबसे अंत में उदय नाला नामक स्थान पर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच झड़प होती है 1763 में, और इसी झड़प में कासिम भागकर अवध में शरण ले लेता है। उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला होता है और वह मीर कासिम को अपने यहाँ शरण देता है, और उसी समय मुग़ल बादशाह भी अवध में ही रहते हैं, जो कि शाह आलम द्वितीय होते हैं। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को रोकने का योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और अंग्रेज़ों को रोकने का केवल एक ही तरीका था, उनके साथ युद्ध करना। और इस प्रकार अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। इसके साथ ही इस बीच जब यह योजना बन रही होती है, बंगाल के नवाब का पद मीर कासिम के भाग जाने के कारण खाली हो जाता है, और अंग्रेज़ पुनः उस पेंशनर पूर्व नवाब को, यानी कि जो मीर जाफ़र होता है, इसे याद करते हैं, जो कि 15,000 रुपये के पेंशन पर कलकत्ता में ही निवास करता है।
इसे पुनः नवाब बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से मीर जाफ़र बंगाल का 2 बार नवाब बनता है। अब हम देखते हैं बक्सर युद्ध के बारे में। दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा जाता है। बक्सर स्थान बिहार में स्थित है। इसमें 2 पक्ष होते हैं। कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है, और दूसरे पक्ष में संयुक्त सेना होती है जिसमें कासिम, अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय होता है। दोस्तों, कंपनी के अंतर्गत जो सेना होती है उनकी संख्या 7,000 होती है, और संयुक्त सेना के अंतर्गत इन सेनाओं की संख्या 40,000 होती है। अलग अलग पुस्तकों में इनकी संख्या अलग अलग दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि कंपनी की जो सेना होती है वह बहुत ही कम मात्रा में होती है कंपैरिजन टू जो संयुक्त सेना होती है उसके, यानी कि यह सिर्फ 7,000 होते हैं और यह 40,000 होते हैं। फिर भी परिणाम क्या निकलता है कि मीर कासिम भाग जाता है मैदान छोड़कर। 1777 में बाद में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जो संयुक्त सेना का पक्ष होता है यह हार जाते हैं, और शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज़ों की इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होती है। इसमें अंग्रेज़ों की ओर से पुनः क्लाइव आता है। याद रखेंगे, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 1765 12 अगस्त को, और यह प्रथम पेंशनर नवाब बन जाता है जो कि 28 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था जो कि एक पेंशनर नवाब बन चुका था, तो वह था शाह आलम द्वितीय। इसके साथ ही इलाहाबाद की प्रथम संधि में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर कंपनी प्राप्त कर लेती है, और अवध के नवाब से इलाहाबाद व कड़ा लेकर मुग़लों को सौंप दिया जाता है। और मुग़ल भी अब ब्रिटिशर्स के अधीन थे, तो अब यह अवध के नवाब से जो इलाहाबाद और कड़ा प्राप्त हुआ था यह भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के हाथ में आ चुका था। बक्सर के युद्ध का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला का होता है। इसके साथ क्लाइव ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में की। अंग्रेज पक्ष से क्लाइव था। इसमें शुजाउद्दौला को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देने होते हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र होता है यह मुग़ल को सौंप दिया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशर्स को इसका अधिकार मिल जाता है। इसके साथ ही चुनार का दुर्ग भी कंपनी को मिल जाता है, और राजा बलवंत सिंह जो कि अंग्रेज़ों की इस युद्ध में मदद करते हैं, उन्हें सहायता के लिए वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र उपहार स्वरूप अंग्रेज दे देते हैं। इसके साथ ही नवाब के खर्चे पर ही अंग्रेजी सेना नवाब में रखी जाती है, और अंग्रेज पक्ष तर्क देते हैं अपना कि वह उनकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को तैनात कर रहे हैं, और अंग्रेज यहाँ पर जीरो इनपुट और 100 टाइम्स आउटपुट की नीति को अपनाते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों का इन्वेस्टमेंट सेना को रखने के लिए ज़ीरो होता है, लेकिन उससे लाभ यह काफ़ी अधिक कमा लेते हैं। इस प्रकार से इस संधि के माध्यम से अवध के नवाब को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। दोस्तों, मीर जाफ़र के बाद अगला नवाब बनता है निज़ामुद्दौला, और इसी के समय में द्वैध शासन 1765 से 1772 लागू किया गया था। दोस्तों, द्वैध शासन 1765 में लागू तो करता है क्लाइव, लेकिन 1772 में इसे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटा लिया जाता है। यह पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन निज़ामुद्दौला के शासनकाल में लगाया जाता है, लेकिन 1772 में हेस्टिंग्स के द्वारा इसे हटा लिया जाता है। और निज़ामुद्दौला के बाद अगला नवाब बनते हैं सैफुद्दौला, और उसके बाद मुबारकुद्दौला। तो ये दोनों नवाब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो भी प्रमुख नवाब थे और उनके समय में हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं उसे हमने अब डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार से बंगाल टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आधुनिक भारत की यह सीरीज़ आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही जो भी हमारे दोस्त
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे उन्हें आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।